हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पीजीटी इकोनॉमिक्स परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं वह केवल पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी और नेट के एग्जाम्स के लिए भी वह इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का ये 4th पार्ट है। इसके पहले जो है ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको देखेंगे तो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नहीं है। से पहला लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एशियन विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि जो किसी देश से न हो बल्कि पूरे विश्व से संबंधित हो। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसमें तीनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, विश्व बैंक भी है और एशियन विकास बैंक भी है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है, जो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर अस्तित्व में आया। और जो कि यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो थी यह 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना ये भी जो है ये भी 1945 में हुआ था। और एडीबी की स्थापना, इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। और जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। तो इसमें कई क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, एक प्रश्न नहीं कई प्रश्न तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है। इससे पहले ऑप्शन में है साधनों की उपलब्धता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है रुचियां और डी चौथा की उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों में ये तीनों सम्मिलित हैं। साधनों की उपलब्धता भी है, प्रौद्योगिकी भी और रुचियां, ये तीनों जो हैं व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारक हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, इसमें उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। IBRD 1944, IMF 1947, IDA 1916 और WTO 1995। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें IBRD की स्थापना जो थी वह 1944 में हुई थी, ये सही है। IMF की स्थापना जो थी वह 1945 में हुआ था, जबकि इसने कार्य करना 1 मार्च, इसकी स्थापना जो थी IMF की 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसने कार्य करना जो है 1 मार्च 1947 से प्रारंभ किया था। तो ये इसका कार्य करने का डेट दिया गया है। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। IDA की स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी सही है। और WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 हुई थी, 1 जनवरी 1995 में। तो ये तीनों सही हैं, केवल ये ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है। किस आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है? उद्देश्य के आधार पर लगाया जाता है कि देशानुसार विभेद के आधार पर लगाया जाता है, प्रतिशोध के आधार पर लगाया जाता है कि पसंदगी के आधार पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर होगा ए सही, उद्देश्य के आधार पर। देखिए, उद्देश्य के आधार पर संरक्षण शुल्क लगाया जाता है। संरक्षण शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना होता है। इसके अंतर्गत आयातों पर शुल्क व घरेलू उद्योगों को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके पक्ष में सर्वाधिक प्रबल मत जो है, सर्वाधिक प्रबल मत शिशु उद्योग
तर्क का जो मत था उसे हैमिल्टन ने दिया था, जबकि फ्रेडरिक लिस्ट ने इसे 1885 में लोकप्रिय बनाया। ध्यान सुनिएगा, इसके पक्ष में सर्वाधिक जो प्रबल मत शिशु उद्योग तर्क का है उसे हैमिल्टन ने दिया था, और इससे जो है फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में से लोकप्रिय बनाया। तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कारारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? कारारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? पहला है कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर पड़ेगा, कि कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर पड़ेगा, कि आय के वितरण में असमानताओं को कम करना, इसका कहने मतलब है कि आय के वितरण में असमानताएं कम होंगी, या रोजगार में वृद्धि होगी। कारारोपण का जो है सबसे अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, कारारोपण का सबसे अनुकूल प्रभाव जो है ऑप्शन सी, आय के वितरण में असमानताओं को कम करना। कारारोपण से आय के वितरण में असमानताएं कम होती हैं, क्योंकि इससे धनी वर्ग से पर कर लगा करके उस कर को जो है सामाजिक उद्देश्यों के लिए गरीबों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खर्च किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि धनी की अधिक आय वालों से कर ले करके उसे जो है कम आय वालों पर खर्च किया जाता है, जिससे आय के वितरण में असमानताएं कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? वैगनर ने किया था, पिगू ने किया था, डाल्टन ने किया था, कि निकोलसन ने किया था? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है, इसको डाल्टन ने किया था। इस प्रश्न का विवरणात्मक नोट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ और भी फैक्ट हैं इस प्रश्न से संबंधित जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर डाल्टन ने वर्गीकृत किया। डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया। उन्होंने 3 भागों में इसको क्लासिफाइड किया। पहला है प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय क्या होता है? तीनों व्यय को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न बनते हैं। प्रतिगामी व्यय क्या होता है? कम आय वर्ग को कम लाभ तथा अधिक आय वर्ग को लोक व्यय का अधिक लाभ मिले। दूसरा है अनुपातिक व्यय। क्या होता है? आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय का लाभ, मतलब जिसको जितनी आय हो उसके ऊपर जो है उतना खर्च किया जाए। तीसरा है प्रगतिशील व्यय। ऐसे सार्वजनिक व्यय जिनका अधिकांश भाग निर्धन वर्गों को प्राप्त होता है। नीचे एक पॉइंट और है कि वैगनर ने सार्वजनिक व्यय के संबंध में राज्य के बढ़ते हुए क्रियाकलापों का सिद्धांत दिया। वैगनर ने सार्वजनिक व्यय के संबंध में राज्य के बढ़ते हुए क्रियाकलापों का सिद्धांत दिया। यह प्रश्न भी अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है? वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति क्या है, अर्थात इसका नेचर क्या है? ऑप्शन ए है, यह एक बिक्री कर का प्रकार है। जीएसटी मूल्यवर्धित कर है। यह एक अंतिम पड़ाव का कर है, या इसे प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर की प्रकृति जो है यह जो है जीएसटी मूल्यवर्धित कर है। देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी एक देश एक कर का बाजार उद्देश्य को पूरा करता है। किसको? जीएसटी किसको पूरा करता है? एक देश तथा एक कर बाजार को पूरा करता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित है। इसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अतः जीएसटी एक प्रकार से मूल्यवर्धित कर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK चंद्रा, NK सिंह, YV रेड्डी और KC नियोगी। तो इसमें कौन सा है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, इसमें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ऑप्शन बी सही है, NK सिंह है। अब आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ और भी व्याख्यात्मक चीजें मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, जिससे और भी क्वेश्चन बनने की संभावना है।
देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत नवंबर 2018 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां 2020 और 2025 तक के लिए हैं। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात की इसका जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, तो ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। और इसका गठन कब किया गया, तो ये नवंबर 2018 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इससे भी प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न तो है कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, एन.के. सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है, संस्तुतियां किस वर्ष तक के लिए हैं, तो ये है 2020 से 2025 के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं और ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। एक अर्थव्यवस्था में ये टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? सतत विकास प्रारंभ होता है, इसका ये अर्थ है। कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, इसका ये अर्थ है। कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर होती है, इसका यह अर्थ है कि सभी नियंत्रण दूर होते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा कि एक अर्थव्यवस्था में टेकअप स्टेज का अर्थ जो होता है वह सतत विकास। इसमें क्या होता है, टेकअप स्टेज में सतत विकास प्रारंभ होता है। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक चीजें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे और भी कुछ प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, इसका आंसर है कि प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक दी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा? प्रोफेसर रोस्टो ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये प्रश्न पूछ सकता है कि द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस अर्थशास्त्री ने लिखी है, तो किसने लिखा है? रोस्टो ने। अब देखिए, इसमें जो है आर्थिक विकास की उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहला इसमें है परंपरावादी अवस्था। अधिकांश साधन कृषि व्यवसाय में लगे रहते हैं, वह उद्योग धंधे पिछड़ी अवस्था में होते हैं। जो आर्थिक विकास की परंपरावादी अवस्था होती है उसमें अधिकांश साधन जो है कृषि व्यवसाय में लगे रहते हैं, मतलब कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, और वह उद्योग धंधे जो है होते हैं लेकिन पिछड़ी अवस्था में। दूसरा है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। इसमें कि परंपरावादी विधियों को छोड़कर वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसमें पूंजी निवेश की मात्रा 10% तक पहुंच जाती है। तीसरी अवस्था जो है आत्मस्फूर्ति अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और विकास होने लगता है। चौथा है परिपक्वता की अवस्था। स्वप्रेरित विकास की अवस्था आ जाती है। इसमें जो है स्वप्रेरित विकास की अवस्था आती है, अर्थात अर्थव्यवस्था जो है स्वतः ही चलायमान हो जाती है। पूंजी निवेश 15 से 20% तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 से 20%। और लास्ट क्या है? अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अत्यधिक उपभोग की अवस्था, इसमें आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वे सभी इस अवस्था में पहुंच गए, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। जबकि भारत जो है अभी आत्मस्फूर्ति की अवस्था में ही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग हमसे कितना आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? पहला है बाजार की अपूर्णताएं, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव, व्यापार की अनुकूल शर्तें और निर्धनता का दुष्चक्र। तो इसमें कौन सा बाधक नहीं है? देखिए, इसमें जो तीनों हैं, ये तीनों तो बाधक हैं। बाजार की अपूर्णता ये भी बाधक है, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव ये भी बाधक है, और निर्धनता का दुष्चक्र ये भी बाधक है। तो इसमें सब कौन सा ऑप्शन है जो बाधक नहीं है? तो व्यापार की अनुकूल शर्तें ये बाधक नहीं है, क्योंकि इससे व्यापार की जब अनुकूल शर्तें होती हैं तो इससे हमको क्या होता है? हमको लाभ होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीकी होनी चाहिए। जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीकी कैसी होनी चाहिए? पूंजी गहन होनी चाहिए, श्रम गहन होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए कि मिश्रित होनी चाहिए? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बता दो। इसमें ऑप्शन बी, श्रम गहन। जब पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की अपेक्षा अधिक हो तो तकनीकी श्रम गहन होनी चाहिए।
देखिए, और इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, श्रम प्रधान तकनीकी वह होती है जिसमें उत्पादन कार्य में तुलनात्मक रूप से श्रम की अधिक मात्रा और पूंजी की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि श्रम सस्ता होता है और पूंजी महंगी होती है। इसे श्रम गहन तकनीकी या पूंजी बचतकारी तकनीकी भी कह सकते हैं। इसके समर्थक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया। इसमें नक्स हैं, लुईस हैं, कुजनेट्स हैं, मायर एम वाल्डबिन हैं तथा किंडल बर्जर हैं। पूंजी प्रधान तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें सापेक्षिक रूप से पूंजी का अधिक और श्रम का कम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध है। जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध है वास्तविक समृद्धि दर से, संभावित समृद्धि दर से, प्राकृतिक समृद्धि दर से, अभिष्ट समृद्धि दर से और नीचे अभिष्ट समृद्धि से। 4 ऑप्शन दिए गए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, नीचे कूट दिए गए हैं 1, 3, 4 सही है कि 2 और 4 सही है कि 1 और 2 सही है कि 3 और 4 सही। तो देखिए, जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल का संबंध जो है वास्तविक समृद्धि दर से है, ये सही है। प्राकृतिक समृद्धि दर से है और अभिष्ट समृद्धि दर से है, जबकि संभावित समृद्धि दर से नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें 1, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें लिखा है एक क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, सतत विकास सिद्धांत, पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्ण युग, और इधर लिखा है अर्थशास्त्री। मतलब किससे कौन से अर्थशास्त्री संबंधित हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तब आइए एक एक को देखते हैं हम लोग। देखिए, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया था लेविन्स्टीन ने। किसने किया था? लेविन्स्टीन ने। दूसरा है असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास, इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था किसने? इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था लेविस ने। कौन सा होगा? ये लेविस। सी है सतत विकास सिद्धांत। सतत विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हैरोल्ड एम डोमर। किसने दिया था? हैरोल्ड डोमर ने। और डी है पूर्ण रोजगार संतुलन का स्वर्ण युग, तो इसे किसने दिया था? ये जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। अब ये समझ में आ गया, तो कोड को दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये 2004 में प्रारंभ किया गया, 2005 में प्रारंभ किया गया, 2006 में प्रारंभ किया गया, कि 2007 में प्रारंभ किया गया। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें सही है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में शुरू किया गया। फ्रेंड्स, इससे कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारंभ अप्रैल 2005 में किया गया। इसमें किया गया अप्रैल 2005 में। यह योजना ब्याज सब्सिडी योजना, त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम व कुटीर ज्योति कार्यक्रम का विलय करके शुरू की गई। इसके तहत वर्ष 2009 तक 1 लाख गाँव का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी बनता है, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो है किन योजनाओं का विलय करके इसको प्रारंभ किया गया। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहला है ब्याज सब्सिडी योजना, दूसरा है त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम व तीसरा है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। इन तीनों का विलय किया गया। तो प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को घोषित किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को घोषित किया गया? ऑप्शन ए है कि 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी है कि 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014 को, और डी है 16 जुलाई 2015 को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह करें कि इस योजना की घोषणा जो है 22 जनवरी 2015 को की गई। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था।
प्रारंभ में इसे जो है देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, मतलब जहां पर लड़के और लड़कियों का अंतर काफी था, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू गांव से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 2004 से, अप्रैल 2005 से, दिसंबर 2006 से कि फरवरी 2007 से? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अप्रैल 2005 से। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया। कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को पहुंचगम्य, वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है? भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कि अनावश्यक सामाजिक व्यय। अनावश्यक सामाजिक व्यय का मतलब जैसे शादी विवाह पर और किसी की डेथ होने पर, 13वीं पर ये जो खर्च किया जाता है दिखावे के लिए, जन्मदिन पर, ये सारी चीजें। बी है बेरोजगारी, सी है ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, भारत में जो ग्रामीण निर्धनता का जो आधारभूत कारण है इसमें अनावश्यक सामाजिक व्यय भी किया जाता है, बेरोजगारी भी पाई जाती है, ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण भी किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मतलब इसमें उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी, मतलब नगरों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी है, कितनी है, कितने परसेंट है? मतलब टोटल 100% में कितने परसेंट जनसंख्या नगरों में रहती है? तो वह है 9.3%, 11.8%, 13.5% की 14.2%। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन बी है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है वह 11.8% है, मतलब इतनी परसेंट जनसंख्या जो है वह नगरों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से किस मियाद के ट्रेजरी बिल प्रचलन में नहीं है? तो आइए एक एक को करके देखते हैं। पहला है कि 91 दिन, दूसरा है 182 दिन, तीसरा है 273 दिन और चौथा है 364 दिन। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? देखिए इसमें 91 दिन का भी जो ट्रेजरी बिल होता है ये भी सही है, 182 दिन का भी ट्रेजरी बिल होता है ये भी सही है, 364 दिन का होता है ये भी सही है। इसमें 273 दिन का ट्रेजरी बिल नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु होती है। शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु होती है 1 माह होती है, 6 माह होती है, 12 माह होती है कि 60 माह होती है? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी सही है, 12 माह। देखिए किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसको फार्मूला में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि IMR बराबर या शिशु मृत्यु दर बराबर 1 वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटे 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित खेती में सम्मिलित है खाद्य फसलें, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों से बचाव, सी है जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर और डी है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। तो बताइए हरित खेती में क्या सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स हरित खेती में
ऑप्शन डी सही इसमें कि समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सम्मिलित हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्भर करती है। डॉलर रुपए की विनिमय दर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि डॉलर और रुपए का जो है एक डॉलर बराबर 74, 72, 73 रुपये ऐसे होता है, तो बदलता रहता है विनिमय दर। मतलब एक डॉलर के बदले कितने रुपए दिए जा सकते हैं। तो यह निर्भर करती है किस पर? पहला ऑप्शन है कि सरकारी नियंत्रण पर निर्भर करती है, दूसरा है मांग व पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करती है, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति पर निर्भर करती है। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? नीचे लिखा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बता दूं फ्रेंड्स, देखिए यह जो है भारत में डॉलर रुपए की जो विनिमय दर है वह निर्भर करती है मांग एवं पूर्ति के संतुलन पर। किस पर करती है? मांग एवं पूर्ति के संतुलन पर निर्भर करती है। देखिए भारत में मार्च 1993 में प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई, जिसमें विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। परंतु विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव जब आता है तो आरबीआई हस्तक्षेप करके उसे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करता है। इसके लिए आरबीआई घरेलू और विदेशी वित्तीय बाजारों पर गहन नजर रखता है। आरबीआई हस्तक्षेप कब करता है? जब बहुत अधिक उतार चढ़ाव आता है तब। नहीं तो जो है जब 1993 में प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई, जिसमें जो है विनिमय दर का निर्धारण जो है बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारे प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा, जो कि परीक्षाओं में जो पीछे पूछे भी गए हैं और इनको आने की संभावना अधिक है। आप वीडियो देखते जाइए, सारी चीज़ों को मैं क्लियर करते एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाता जाऊँगा। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो, यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।